राम राम किसान भाइयों, सत श्री अकाल, नमस्ते किसान भाइयों। आज अपने बात करेंगे धान के बारे में। धान की जो पद्धति है डीएसआर पद्धति, और अपना जो चैनल है किसान पाठशाला। किसान भाइयों, खरीफ फसलों के बारे में जानकारी आपको समय समय पर मिल रही है। किसानों के जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किए जा रहे हैं। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है किसान भाइयों, डीएसआर पद्धति। ये जो आप एक फील्ड देख रहे हो, डीएसआर पद्धति से धान लगा हुआ है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, धान की सीधी बुआई पद्धति, इसके बारे में चर्चा करेंगे किसान भाइयों। थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पिछली बार भी अपने बात करें तो पंजाब में लगभग 16 लाख एकड़ में इसकी बुआई हुई, और हरियाणा जो स्टेट है उसमें 5.5 लाख एकड़ में डीएसआर पद्धति से धान की बुआई हुई। हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहे हैं। राजस्थान में भी इस पद्धति का है जो प्रचलन बड़ा है। हनुमानगढ़ जिले में लगभग 33,000 हेक्टेयर के अंदर है जो धान की बुआई होती है, जिसमें अब की बार किसानों का रुझान है जो डीएसआर पद्धति पर बढ़ा है। डीएसआर पद्धति के जो लाभ थोड़े से बता दें इसमें किसान भाइयों। किसान की लागत है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाती है। साथ साथ में किसान भाइयों, धान के अंदर जो ब्लास्ट आते हैं, मुख्य रूप से शीथ ब्लास्ट है, नेक ब्लास्ट है, फाल समट है, ये बीमारियां कम हो जाती है। साथ साथ में किसान भाइयों, जल की बचत है इसमें मुख्य होती है। जल वो 30 से 40% जल की बचत हो जाती है। उपज की बात करें तो जो अपने नर्सरी वाला धान है, सीधी रोपाई विधि से उसके बराबर ही उपज हो जाती है। और साथ साथ में किसान भाइयों, इसमें बकाने बीमारी है जो बहुत ही कम आती है। और किसान भाइयों, इसके जो थोड़ी सी दिक्कत जो आती है वो मुख्य रूप से घास की दिक्कत आती है। घास में इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार किसान मैनेजमेंट सही नहीं करता है। तो आज की कड़ी में जो प्रगतिशील काश्तकार है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी रखते हैं। कई संस्थानों से ट्रेनिंग ली है इन्होंने, बीकानेर यूनिवर्सिटी से, आईसीआर से। जैविक खेती भी साथ में करते हैं। और तो किसान से मुलाकात करते हैं। नमस्कार जी, राम राम। नमस्कार नमस्कार, राम राम। चैनल में, किसान पाठशाला चैनल में आपका भव्य स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दें अपने कृषक मित्रों को, प्यारे किसान भाइयों को। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो जी। हमारे कभी लगभग मेरे को 20 साल से ऊपर हो गए खेती करते हुए। कृषि पर्यवेक्षक नाम की कोई चीज होती है, वो मैंने पहली बार रामलाल जी के आने के बाद में देखा है। उससे पहले वाले कहाँ थे और कहाँ नहीं थे ये मैंने नहीं देखा। ये लगभग 2019 में आप आए हो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पे। तो उस समय से ये है लगातार। इनके जितनी मेहनत करने वाला अगर हर कृषि पर्यवेक्षक हो तो मेरी ख्याल के अंदर किसान को समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा सा अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है भगवान सिंह, यहीं का हनुमानगढ़ टाउन का रहने वाला हूँ। पीछे जो गांव है वो खुड़ी है, इस वजह से वो भगवान सिंह खुड़ी लगाता हूँ। सीकर जिले के अंदर मेरा है पुराना जो पैतृक गांव है वो खुड़ी है। और फादर तहसीलदार थे और यहीं कभी हमारा जन्म भी यहीं का है। और यहीं 2000 के लमसम जयपुर से छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के जब आए यहाँ पे खेती करने लगे, उसके बाद के अंदर 2001 से लगभग खेती कर रहा हूँ। लेकिन मेरा जो रुझान था वो जैविक की तरफ ज्यादा था। जैविक खेती से किसान भाइयों ये जुड़े हुए काश्तकार, तो थोड़ा सा अपना मोबाइल नंबर बता दें। मेरा मोबाइल नंबर 94-144-81-316। जैविक खेती की भी चर्चा चलती रहेगी भगवान सिंह जी। आज का जो हमारा विषय है वो डीएसआर पद्धति का, उस बारे में भी अपने बीच में चर्चा होगी। डीएसआर के बारे में थोड़ा सा आप बताएं भी, आपके मन में ये कैसे ख्याल आया भी इस पद्धति से लगाएं, ये तो हमारा को फायदा हो सकता है। हमारा एक मित्र था है, उसने 2018 के अंदर एक बार मशीन कोई पंजाब से था, उसने ली और उसने मेरे को फोन किया। तो हम लोगों ने महावीर जी स्वामी यहाँ पे हमारे मित्र हैं बड़े, उनसे मेरी जमीन में हरी खाद बीजी हुई थी इसलिए जगह नहीं थी, तो उनके प्लाट खाली था नरमा। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई साहब 5 बीघा माने देव थे, तो बी खतर बांग बीजी, बी गेड़े में लगा के देखो। लेकिन बारिश ज्यादा आने की वजह तो वो आपने हमारी स्कीम है जी फेल हो गई, पर फिर भी धान वो ठीक हो गयो जब मन में आई। तो अब की बार थोड़ा सा बताएं आपने धान इस बार जो है ना, अब पीछे से जो टेक्निक बढ़ी और हम लोगों ने भी प्रयास किए, सब लोगों ने कभी कर रहे थे, उसके ऊपर कुछ न कुछ करते रहे। लेकिन अब वो बारिश वाली बात नहीं रही है। अब बारिश के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ये बता दें भी, आपके टोटल कितना धान है?
मेरे 55 बीघा धान है, उसमें से 26 बीघा मेरा डीएसआर पद्धति। आपने आधा जो डीएसआर में कर रखा है, आधा इसमें, आधा इस पे। थोड़ा सा भगवान सिंह जी ये बताओ, इसमें सीड रेट क्या रहती है प्रति बीघा? 1 बीघा में कितना बीज डालते हो? सीड रेट के अंदर, इसके अंदर वैरायटी के हिसाब से है। जैसे अपने 1401 है, उसका लगभग 4 से 5 किलोग्राम होता है। और 1509, 1692 और 1847 ये जो वेराइटियां हैं दूसरी, उन वेराइटियों के लिए 1121 है, इनके लिए 6 से 7 किलो की जो बीज है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपने सीड ड्रिल से बुआई की? थोड़ा सा ये डिस्टेंस बताएं, डिस्टेंस कितना है? ये सीड ड्रिल से बिजाई की हुई है और इसके अंदर लगभग 9 इंच अपन मानते हैं। 9 इंच का मतलब हो गया लगभग 22.5 सेंटीमीटर दूरी है। तो इसके अंदर जो अपने वाला ये है 6 जून का धान है। ये 6 जून की आपने आज तारीख देख लो कितनी हुई है। बुआई के समय की यदि बात करें तो भगवान सिंह जी, इसकी थोड़ी सी बरसात से पहले हमें बुआई करनी पड़ती है ताकि जमने में कोई प्रॉब्लम ना आए? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो भ्रांति थी। 15 मई से लेकर के और 5 जून के आसपास अपनी बुआई का इसका सही समय है। सही टाइम तो 1401 का टाइम तो है, जो उसी यही टाइम है। जो अपने आड़ू भाषा के अंदर ये समझ लें, कभी जो किसान होता है वो उसको टेक्निकली ये चीजें पता नहीं होती, लेकिन जब वो पनीरी बीजता है ना जिस टाइम, उस टाइम ये उसके बिजाई का टाइम, उससे थोड़ा पहले अपने को करना चाहिए। उसी के साथ कर लो, उसी टाइम पे कर लो। तो गहराई थोड़ी सी बताएं, सीड की गहराई कितनी रखें? किसानों के एक समस्या आती है अभी, जब इसकी बुआई करती है तो बारिश आ जाए तो ये पपड़ी जम जाती है जमीन के ऊपर, जिससे इसके जमने में, अंकुरण में दिक्कत आती है। अब नहीं आएगी। हाँ जी, हाँ जी। कभी 1 इंच से 1.25 इंच के लगभग या 1.5 इंच मैक्सिमम अगर आप करो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो रिकमेंडेशन है उसमें गहराई है वो 3 सेंटीमीटर है। भगवान सिंह जी बता रहे हैं गहराई थोड़ी सी आप कम रखो। हाँ बिल्कुल, 1 से 1.5 सेंटीमीटर अगर बारिश तो कम हो रहा है। बिल्कुल ज्यादा। ये मैंने 5 तारीख को बीजा था और ये 9 तारीख को बाहर आ गया था धान। तभी मात्र 4.5-5 दिनों के अंदर ये कहीं कहीं दिखाई देने लगा बटों के साथ। ये फील्ड के साथ साथ में आपका उधर वाला फील्ड भी डीएसआर वाला बहुत बढ़िया है। 26 बीघों में जो किसान भाइयों इन्होंने डीएसआर पद्धति से धान की बुआई कर रखी है। और अंकुरण का थोड़ा सा बताएं। आप कह रहे हो अभी 1 से 1.5 सेंटीमीटर है इसकी जो है गहराई रखते हैं, तो अंकुरण कितने समय में हो जाता है? अंकुरण का यही इसमें फर्क आता है बस। अगर जितनी गहराई ज्यादा होगी वो अंकुरण की क्षमता उसकी ज्यादा होगी, अंकुरण वो लेट उतना ही लेट होगा। इसके अंदर समस्या जो है ना, सबसे बड़ी जो समस्या है वो घास की है। घास की बता रहे हैं, घास की सबसे बड़ा घास की समस्या अगर नहीं हो ना तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। किसान भाइयों इसमें ये ध्यान रखें, जब आप इसकी बिजाई करते हो तो उसके तुरंत बाद है जो शाकनाशी का प्रयोग करें। पेंडामेथालिन स्टॉम्प एक्स्ट्रा आती है 750 ml, वो 1 एकड़ में प्रयोग करें। इसी के साथ साथ में साथी दवा आ रही है, वो 60 से 70 जो ग्राम है ml है, वो 1 बीघा में प्रयोग करें तो आपकी घास की समस्या वो दूर हो जाती है। उसके बाद इसमें पहला पानी कब लगाते हैं भगवान सिंह जी? पहला पानी जैसे 2 विधियां से लगाते हैं इसमें। एक तो सूखी बिजाई, तो अपन लोगों ने सूखा बीज दिया, उसके ऊपर पानी लगा दिया। दूसरा जो अपने कणक के जैसे 72 वाली जो बिजाई है, वो उसके अंदर पानी लगाना 21 से 25 दिनों के बीच के अंदर, जब भी आपकी लगे। तो किसान भाइयों खरपतवार की बात चल रही थी। ये जो अपने देख रहे हैं स्वांक है, कुछ इस तरह के नदीन है। यदि पहले अपने इसको ढंग से प्रबंधन नहीं किया तो उग सकता है। तो प्रथम सिंचाई जब हम 20 से 25 दिनों बाद में करते हैं, उस टाइम यदि कुछ नदीन हमें स्वांक या स्वांकी जो दिखाई देते हैं तो उस टाइम बिस्पारी बैक सोडियम जो दवाई आती है नॉमिनी गोल्ड, वो अपने लगभग 60 से 65 ml प्रति बीघा इस्तेमाल करेंगे। उसमें ध्यान रखने वाली ये बात है भी जमीन है हमारी वो थोड़ी सी, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, जमीन पैर रखने वाली हो, थोड़ी नमी हो, तो ही हमारा जो नदीन है वो कंट्रोल होता है। वो भी 2 से 3 पत्तों का, 2 से 3 पत्ती का। बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं। आपकी ज्यादा बड़ा नहीं हो। और आपकी जो डिपार्टमेंट की जो रिकमेंडेशन है वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन जो मैं करता हूँ 1 ml पर लीटर की डोज है उसकी। उस हिसाब से अगर करते हैं तो अपने को बढ़िया रिजल्ट। तो किसान भाइयों जब नदीन हमारा बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, पाड़ा आपस में मिल जाता है। जो दवाई है वो घास पर कम गिरती है और फसल पर हमारी ज्यादा पड़ती है, जिससे हमारी फसल है जो दब जाती है। एक इसके अंदर सबसे बड़ा किसान क्या करता है, कभी वो पानी का ध्यान नहीं रखता। पानी का सबसे बड़ी चीज है जो ये अपने जो भी हर्बिसाइड अपने करते हैं उसके अंदर पानी ज्यादा चाहिए अपने को। कभी किसान क्या करता है, कभी उसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता है। अगर उसके अंदर पानी नहीं मिलेगा प्रॉपर उसको, तो वो काम नहीं करेगी। और एक उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो सूखे के अंदर कर देते हैं। उसके अंदर गिला, ये जितना खेत गिला होगा
घास वाली दवाई उतनी ही ज्यादा काम करेगी। आप तो डीएसआर पद्धति से किसान भाइयों जब हम बुआई करते हैं, पानी की बचत है वो 30 से 40% होती है। उत्पादन में बताएं, एक तो अपनी ट्रांसप्लांट विधि से एक इसमें उत्पादन में कितना फर्क रहता है? कोई फर्क नहीं है, उससे थोड़ा बहुत इसमें ज्यादा ही आएगा। तो इसमें ज्यादा आने के कारण भी है, इसके अंदर जैसे जड़ गलन वाला है अपना फुटरोट है, फुटरोट है, बकाने बीमारी वो नहीं आती, तो ब्लास्ट नहीं आती ये देख लो आप, इसके साथ के लगे हुए पड़ोस में जो लगा हुआ है, बहुत अच्छी फसल खड़ी है, कहीं भी अपने बकाने का पौधा है जो नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जो अपना उस पुरानी पद्धति से लगाया हुआ है जो धान है, इसके साथ जो लगा हुआ धान है अपने पड़ोस में लगा हुआ है, उसके अंदर बेकाने बेकाने दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर एक भी बेकाना मोटा नहीं है, एक भी बेकाने का मोटा इसमें नहीं है, एक भी पौधा इसमें बकाने का। बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी अब अपने बात करेंगे फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की, खाद एवं उर्वरक। किसान भाइयों, ये तो जैविक खेती करने वाले किसान हैं, यूरिया डीएपी ये कम से कम खेत के अंदर प्रयोग करते हैं। काफी सालों से आप जैविक खेती कर रहे हो। इसमें जो हमारी विभाग की रिकमेंडेशन है, जब आप खेत तैयार करते हो उससे पहले सीड ड्रिल मशीन से प्रति बीघा है 20 से 25 किलो आपको डीएपी देना है किसान भाइयों। और जो हमारे मित्र कीट है, जो हमारी सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी क्रिया बनी रहे, इसके लिए हमें 1 ट्राली गोबर की खाद है जो जरूर प्रयोग करनी चाहिए, जिससे हमारे सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी बढ़ी रहे। 20 से 25 किलो डीएपी, इसके साथ साथ में किसान भाइयों 15 से 17 किलो पोटास इसमें डालनी है, और साथ साथ में ये ही डालनी है। उसके बाद में प्रथम सिंचाई जब होती है तो हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन एक जो अपने भ्रांति जो डाल रखी है ज्यादा से ज्यादा डालने की, इसको आपको अगर आप ये कर लो कि मेरे को 2 बैग इसको यूरिया के डालने हैं, तो 2 बैग अगर आप 3 बार में डालते हो ना, 4 बार में डाल दोगे, 4 बार में कर लो, 5 बार में कर लो, जितनी कम मात्रा में डालोगे तो उतना ही उसको फायदा मिलेगा। प्रथम सिंचाई में किसान भाइयों ये ध्यान रखें, इसमें खेरा बीमारी आती है तो जिंक सल्फेट का प्रयोग करें 33%, या आपको 3 किलो प्रति बीघा इस्तेमाल करना है। साथ में अपनी फसल हरी भरी रहे, अच्छा इसमें फोटोसिंथेसिस हो तो मैग्नीशियम सल्फेट, ज्यादा ये महंगा नहीं आता, 30-35 रुपए किलो है। ये भी चीजें हैं, ये वाली भी है, लेकिन इसका एक सोल्यूशन हमने हमारे तरीके से निकाला हुआ है। कभी वो एक मान लो कि मेरा प्रैक्टिकली मान लो, कभी उसको भी सभी किसान भाइयों को इस चीज को करना चाहिए। कभी सरसों की खड़ जो 10 किलो अगर अपने प्रति बीघा प्रथम सिंचाई में देते हैं, तो अपने उसके अंदर सरसों की खड़ के अंदर सब कुछ है, मैग्नीशियम भी है, सूक्ष्म पोषक तत्व मैग्नीशियम और एनपीके भी है उसमें, उसके अंदर सब कुछ है, नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में है, मात्रा में होती है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है इसके अंदर, जो कहते हैं कि अपने को जिसको ये गांठ जो बनती है उसको बोलते हैं, इस धान के अंदर वो आएगी, वो भी काफी हद तक कंट्रोल रहती है। जो व्हाइटनर जैसे अपने फेरस सल्फेट की या इनकी वजह से जो धान रेतले बाण जो सफेद हो जाता है, वो कहीं भी सफेद नहीं है। ये जो केरा है ना अपने वाला उधर वाला, उसके अंदर ये बिल्कुल कक्का रहता है, ये जिसको अपनी भाषा में जो कहते हैं। शान भाइयों, काफी इनकी जो है सैंडी लॉम सॉइल है, क्ले सॉइल की मात्रा कम है इसके अंदर, क्ले कणों की, लेकिन ये हरी खाद से ही तैयार है। तो ये ध्यान रखें। अपने बात चल रही थी मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो ये 30-35 रुपए किलो आता है। यदि आप इफ्को का लोगे तो आपको 23 से 25 रुपए सस्ता भी मिल जाएगा। इफ्को का यदि आप प्रयोग करते हो मैग्नीशियम सल्फेट। मैंगनीज भी आपको डालना है। मैंगनीज क्या करता है, धान में स्टार्च की मात्रा को बढ़ाता है, तो वो आपको मात्रा जब होगी तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, अपने आप ज्यादा होगी, तो 1 किलो आपको वो इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से यदि हम फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं तो हमारा सीड का साइज अच्छा होगा। बिल्कुल। पोटास हमने 15 किलो प्रति बीघा डालनी है, तो उससे हमारे दाने में चमक आएगी, दाने का साइज भी अच्छा रहेगा। पोटास अगर अपन 50 दिनों के बाद में अगर डालते हैं उसका रिजल्ट और ही ज्यादा बढ़िया आता है। ये किसानों के एक्सपीरियंस है। किसान भाइयों बहुत अच्छी बात कर रहे हैं अपने भगवान सिंह जी। इसके साथ साथ में सिंचाई का बताओ, इसमें सिंचाई का क्या रहता है? सिंचाई का इसको है कि इस जमीन को गिला रखना है, भर के रखने की जरूरत नहीं है आपको पानी की। और मैंने जो ट्रायल किया है वो सामने लगा हुआ है मेरा धान भी, कभी लगभग 1 बीघा के अंदर कद करने के लिए जितना पानी चाहिए ना, उतने के अंदर 5 बीघा ये मेरा धान पानी लग गया। तो पानी की काफी बचत हो जाती है। अब वो कैलकुलेशन आप कर लो, कभी नहर की बारी में जितने टाइम के अंदर वो 1 बीघा कद करने लायक जितना पानी हुआ ना, उतने ही टाइम के अंदर इसमें 5 बीघा के अंदर पानी लग गया। नहीं, किसान भाइयों के मन में शंका रहती है, अभी इसके जमाव में बड़ी दिक्कत आ जाती है, तो इसमें थोड़ा सा आप बताएं, इसकी बुआई कैसे करें, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। इसके अंदर कोई ऐसी, आप जैसे अपने कणक बीजते हैं, कभी एक मशीन ही अलग है,
तो शुरू में मशीन जैसे की अपने अलग को है, बाकी कोई चीज नहीं। दो तीन जुताइयां करनी है, उसके बाद पाटा लगा के 2 गहरी जुताई करके दो गहरी 2 जुताई। हड़ मार के अपन उसके ऊपर इसके अंदर यही चीज करनी है। जितनी जमीन जमी हुई होगी ना, जो सुहागा पाटा जिसको बोलते हो पाटा आप, चाहे अपने को 2 बार चलाना पड़े, 4 बार चलाना पड़े। चाहे ये जमीन प्रेस करनी है, जितनी कंपैक्ट प्रेस होगी होगी, मिट्टी जितनी। जितना प्रेस होगा, ये धान को जितना आप प्रेस कर दोगे ना, वो उतने, बाकी तो एयर टाइट जितना कर सकते हो आप, जितना एयर टाइट हो जाए। मैं तो कहता हूँ इसके अंदर तो मैंने ट्राई लिया था, बीजने के बाद के अंदर पाटा और लगाया था, बीजने के बाद के अंदर पाटा और लगाया। जिस क्या बीजने के बाद तो आपको चलाना ही चलाना है, उसके में ज्यादा निकल के आया, बढ़िया निकलता है उसमें। उसमें एक दिन पहले निकल के आया वो। कभी उससे ये हो गया कि धान को एयर टाइट करना आपको, बीज को जो है, तो जितना एयर टाइट होगा वो उतना ही जल्दी निकलेगा। फर्टिलाइजर के किसान भाइयों अपने बातें चल रही थी, जिंक सल्फेट हमने बताया था 33% 3 किलो। इसके साथ साथ में आप लोहा जिंक भी इसमें डाल सकते हो। आयरन सल्फेट है वो 8 से 10 किलो प्रति बीघा, ये कोई ज्यादा महंगा नहीं है, 15 से 20 रुपए किलो है, जो हरा कसीस के नाम से आता है। और साथ में आपको हमने बताया था मैग्नीज सल्फेट। ये सल्फेट वाली जब हम 3-4 चीजें डाल लेते हैं भगवान सिंह जी, हमें सल्फर डालने की जरूरत नहीं है। उनके साथ इनबिल्ट है, प्रत्येक के अंदर 20% है जो सल्फर है होता है। लेकिन ये चीजें बताते नहीं। लेकिन किसान क्या है कि किसान तो जाता है बाजार और वो सल्फर ले देता है, नहीं उसको किसी ने बोल दिया और वो कर दिया, उसको पता है नहीं। आप वैसे कृषि पर्यवेक्षक भी हमें नहीं मिले हुए, हर किसान को अगर मिले तो मेरे ख्याल में किसानों का हाल अलग होगा। इसके साथ साथ में फर्टिलाइजर में थोड़ी सी चर्चा यूरिया के करेंगे किसान भाइयों। यूरिया में ये ड्यान रखना है, जब आप क्रॉप DSR में 20 से 25 दिनों की हो जाए तो उसमें आप प्रथम बार सिंचाई के साथ में यूरिया दें। आप 20 से 25 किलो, ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है, 20 से 25 किलो प्रति बीघा प्रथम सिंचाई के समय। ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है कितनी कौन सी वैरायटी है। 1509 है तो हमें लगभग 40-45 दिनों में यूरिया पूरी करनी है। दूसरी हमारी वैरायटी है जैसे आपकी बासमती है, उसमें आप 55 दिन तक भी ले जा सकते हो, 60 दिनों तक ले जा सकते हो। और यूरिया में ये ध्यान रखें, आप यूरिया की मात्रा जब प्रयोग करते हैं, खेत में नमी की मात्रा, पानी ज्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। एक्सेस पानी होगा तो भी वो काम नहीं आएगी आपको। क्योंकि जब किसान भाइयों आप यूरिया खेत में डालते हैं तो 0 से लेकर के और 3 दिन तक उसमें नाइट्रीकरण की क्रिया होती है, वो अपने फॉर्म में आती है, यूरेज एंजाइम काम करता है, अमोनिया में बदलती है, फिर वो नाइट्राइट में बदलती है, फिर नाइट्रेट, यानी पौधे जो अपने इसकी बात करें धान नाइट्रेट फॉर्म में लेगा, ये धान है जो अमोनियम फॉर्म में लेता है। तो यूरिया है जो 0 से 3 दिन में अपने अमोनियम फॉर्म में आती है। फिर यदि आप किसान भाइयों खेत में ज्यादा पानी भर दोगे तो उससे क्या होगा, आपकी यूरिया लीच हो जाएगी, वो तो नीचे चलेगी। हाँ, यदि आप पानी कम रखोगे तो यूरिया 15 दिन तक खेत में काम करती है। बाकी मौसम की कंडीशन हमें देखनी है, यदि बारिश का मौसम है तो यूरिया न डालें, क्योंकि भगवान अपने आप ऊपर से नाइट्रस ऑक्साइड उसके अंदर दे रहा है। उस टाइम जब बरसात होती है तो नहर के किनारे आप देखो सभी घास हरे हो जाते हैं, क्योंकि उनको भगवान है वो नाइट्रोजन देता है। तो ये हमें फर्टिलाइजर में ध्यान रखना है, एक्सेस फर्टिलाइजर भी न डालें। और थोड़ा सा DAP यूरिया के बारे में बताओ, किसान ज्यादा अंधाधुंध डाल रहे हैं, उससे क्या नुकसान है? क्या बिल्कुल नुकसान है जी। जो अपनी जमीनें हार्ड हुई हैं, जमीनें हार्ड हुई है, वे उसका कारण यही है। पहले बल्दों से होती थी, उसके बाद के अंदर 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर मैक्सिमम बहुत बढ़िया होता था, काम करता था। अब 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी काम नहीं कर रहा। जो DAP और यूरिया जो अपन डाल रहे हैं, एक्सेस जो डाल रहे हैं, वो हार्ड होके वो जमीनों को हार्ड कर रही हैं। और दूसरा जमीन का pH भी उससे बढ़ जाता है, उसी से बढ़ेगा। तो वो जो 20 से 30% काम आती है, बाकी वो 70% तो वैसे ही पड़ा है, वो पत्थर है। हाँ, आपकी बात सही है। जो DAP दे रहे हैं उसमें से 25-30% ही काम आता है, बाकी जो हमारी कैपिलरी वेन है, जैसे लालटेन की बत्ती है वैसे जमीन में बत्ती है, वो बत्ती को क्या कर देता है, चौक, वो चौक कर रहा है। तो जड़ों में एयर संचार भी नहीं होगा, हमारे मित्र कीट भी अच्छी तरह सांस नहीं लेगी, तो रहेंगे ही नहीं, पत्थर के अंदर कैसे रहेंगे? पौधे की जड़ें भी अच्छी तरह सांस नहीं ले पाती है। तो यही सबसे बड़ा कारण ही अपने को जो ये पंजाब भुगत रहा है, अपने को भी अगर अपन नहीं जागे तो यही अपने को होगा। भगवान सिंह जी का कहने का मतलब है, ज्यादा फर्टिलाइजर उपज के चक्कर में जो पंजाब स्टेट था उसने किया, तो वहाँ सॉइल स्ट्रक्चर खराब होगी। किसान भाइयों, एक बार मृदा की स्ट्रक्चर खराब हो जाए तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन या तो स्क्रैपिंग करे, उस मृदा को हटाए, ऐसे नई मृदा अपने को तैयार करने में हजारों साल लग जाते हैं, तैयार नहीं होती, बहुत टाइम लगता है। एक अपने जमीन में किराए लगा देते हैं, वो जमीन ताबे नहीं आती। नहीं, किराए वाली तो हरी खाद से हो जाए। ये जो जिस जगह आप खड़े हो, ये आज भी कभी ये खेत तो अब लगता है कि आपको आज भी परिवार में कोई पूछता है ना, कभी तू कौन से बड़े बड़े टीले थे यहाँ पर। हाँ, तो आज भी यही बात यही कहते हैं कि भी टिब्बे वाले खेत में होंगे। टिब्बा तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसका जो पुराना नाम है ना, वो आज भी कोई भी जो भाईवेली भी जो है कि तू कौन से खेत में, शहर के साथ वाले में है या टिब्बे वाले में है, तो आज भी इसको टिब्बे वाला ही बोलते हैं। लेकिन आपको कहीं लग रहा है, देख लो कहीं टिब्बा है तो इसमें तो आप जैविक खेती कर ले। थोड़ा सा किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? DSR जो पद्धति अपने देख रहे हैं, इसको किसानों को अपनाना चाहिए। बिल्कुल
क्योंकि राजस्थान की बात करें अगर तो ये अपने किसान को यही बचाएगा। राजस्थान की बात करें तो अपने पास भगवान सिंह जी 1% स्थायी जल है। ग्राउंड वाटर की बात करें तो हमारे पास 1.5-2% जो ग्राउंड वाटर है। अगर पानी को बचाना है तो इस प्रक्रिया पे आना ही पड़ेगा। हाँ, साथ में अपने को धान की खेती लेनी है तो डीएसआर पद्धति पर आएंगे। डीएसआर पद्धति पे आओगे तो अगर जल है तो कल है कहते हैं, तो अगर वो चीज ही नहीं रही, अपने नीचे से पानी निकालते रहेंगे, कोई भी चीज हो, अति तो हर चीज की वो गलती होती है। तो साथ में किसान की इस पद्धति से क्या कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो खर्च है प्रति बीघा वो कम हो जाता है। बिल्कुल कम होता है। अंधाधुंध फर्टिलाइजर भी डालने की जरूरत नहीं है। फर्टिलाइजर की डालने की जरूरत नहीं है। पानी की कितनी बड़ी पौधे के अंदर हम देखेंगे जब एयर संचार होता है तो टिलरिंग बहुत अच्छी होती है, इसमें फुटान भी बहुत अच्छा होता है। अब ये अगर ये चीज अपने को करनी हो कद वाली होती तो अब तक कितना मेरी मोटरें बंद है। तो आप इतना फर्टिलाइजर कम डाल रहे हो। जैविक खेती कितने टाइम से आप कर रहे हो? मैं 2003 से कर रहा हूँ। 2003 से कर रहे हैं। आपने कोई संस्थान भी चला रखा है? हाँ, हकीकत के नाम से हमारा किसानों का एक समूह है जो जहर मुक्त। हम लोगों ने एक सपना देखा हुआ है, पूरी संस्था ने, कि जहर मुक्त हनुमानगढ़ करना है, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे खेत के अंदर भी अब जो है जहर वाला और बगैर जहर वाला दोनों करता हूँ। बगैर जहर वाले के अंदर भी नाम मात्र की जो है मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि उनसे काम चलाए। हरी खाद भी प्रयोग करते हो क्या? बिल्कुल, हरी खाद। हरी खाद में बताओ कौन कौन सी चीजें आप? हरी खाद के अंदर जैसे अपने लगभग एक कर रखा है कि ढैंचे का प्रयोग करें सबसे ज्यादा। एक ढैंचे से तो एक पीएच कंट्रोल होता है। लेकिन मेरा तजुर्बा मान लो, चाहे मेरे को 15 साल हो गए इनको कल्टीवेट करते हुए, तो जैसे अपने मूंग है, बाजरी है, ज्वार है, कुछ बेल भी डालते हो? ये ककड़ी है और ये सभी का मिक्स है। इनका सब चीजों का थोड़े से तिल, इन सब 6-7 चीजों का मिला के और इनकी लगभग 7 किलो के लगभग बिजाई करता हूँ और 35 से 40 दिनों के अंदर उसको जमीन के अंदर मिला के और उसके बाद के अंदर ये चीज। कोई गवर्नमेंट संस्थान से आपने कहीं से ट्रेनिंग ली हुई हो? मैंने बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय से भी ली थी जैविक ट्रेनिंग लेके। कितने दिनों की हुई? वो लगभग 20 दिनों की थी। और कहीं से आपने? पूसा से भी मैंने ये धान के बारे के अंदर, पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से, पूसा के अंदर 5 दिनों का वो सेमिनार था, वो भी मैंने अटेंड किया था। जोधपुर काजरी के अंदर भी मैं 7 दिन रह के आया था। और कोई फाउंडेशन, कोई संस्थाएं तो ये तो चलता रहता है, सारा दिन यही काम है। मेलों में और में जहाँ भी कहीं लगता है हर जगह जाने की कोशिश रहती है, कभी किसान का फायदा कहीं से कहीं हो और अपने को कोई अच्छी चीज देखने को मिले। किसान स्वयं ही एक, कभी कोई कहता है किसी कोई भी चीज है वो पूरी नहीं हो सकता कभी भी। हर समय अपने को समझने की, सीखने की जरूरतें रहती है। नहीं, आजकल जैसे एक आवाज आती है खेती में तो कुछ बचता ही नहीं है, खेती में खर्चे बहुत है, ऐसे इस बारे में क्या कहना चाहोगे? तो खेती में बचेगा कैसे जब अपन लोगों ने, एक बात बताओ, कभी अपने एरिया की बात करें तो खेती में बचेगा कब? जब आप उसको कोई खर्चा कंट्रोल करोगे, देखभाल अच्छी करोगे, खर्चा कंट्रोल करोगे। और अपना जो एरिया है वो ठेका पद्धति पे ज्यादा एरिया चल रहा है, वो एक दूसरे के ऊपर से होके फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। पहले जमीन ठेके लेने के लिए वो ऊपर मर रहे हैं, तो वो मरेंगे ही अपने आप ही। अब 50-50, 55-55 हजार रुपए ठेका ले रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? उनसे बचत के चक्कर में वो ज्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड रोज के अंदर का वो पैसे पूरे करने हैं। कभी यूरिया का बैग तो 300 रुपए का आता है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि जमीन के साथ तू क्या कर रहा है। 4-4 बैग, 3-3 बैग, कोई पता ही नहीं है, कह ही नहीं सकते। कई बार तो ऐसा मेरे साथ, एक बार जयपुर में जब जैविक करने का सबसे पहले जो मन में आया था वो इसीलिए आया था, जयपुर एक ट्रेन वैसे ही उसमें कंप्यूटर वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी मैंने, तो उस समय एक हमारे कोई डायरेक्टर साहब आए हुए थे, उन्होंने बोला था कि आपका पैतृक काम क्या है? मैंने कहा खेती है। तो उन लोगों ने हनुमानगढ़ का नाम बताया, तो उस समय हनुमानगढ़ को नहीं गंगानगर के नाम से ज्यादा जानते थे जयपुर में। तो उन्होंने कहा भी आप तो जहर के व्यापारी हो। तो वो बात मेरे को आज भी कभी कई बार रात को सोते सोते भी चीज याद आ जाती है कि वो आदमी बाहर के थे, यहाँ के नहीं थे। लेकिन अपना जो क्षेत्र है उस समय भी इतना बदनाम था कि भी आप तो जहर के व्यापारी हो पंजाब के बाद के अंदर। तो किसान भाइयों, समय समय पर चैनल के माध्यम से इस तरह की जानकारियां आपको मिल रही है। आज हमने डीएसआर धान की पद्धति के बारे में विस्तृत चर्चा की भगवान सिंह जी खुरी से, बहुत अच्छे काश्तकार है। किसान भाइयों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके पास भी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई अच्छी जानकारी हो तो किसान भाइयों बताइए। नमस्कार, राम राम जी। राम राम जी भगवान सिंह जी। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद आपका, जो किसानों हित के अंदर जो काम कर रहे हो ये बहुत ही बढ़िया है। भगवान आपको खूब तरक्की दे और ऐसा काम आप किसानों के लिए करते रहे। राम राम जी। राम राम। जय जवान, जय किसान, जय भारत।